जी बेटा, चलिएगा ध्यान से देखते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल, ये डेफिनेट का मतलब है जब आप इंटीग्रेशन, सपोज मैं ऐसे एक फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करके लाता हूँ और ये कोई fx बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे मालूम नहीं है कि फंक्शन कहाँ से कहाँ तक बाउंड है। ये ओपन के लिए है कि भाई वेरिएबल फॉर्म में वो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, और प्लस सी मेरे पास ऐसे ही रहा। लेकिन जब कोई फंक्शन बाउंड हो जाए कि भाई मुझे यहाँ से यहाँ तक चाहिए, ए से बी के बीच, इस तरह से कुछ बाउंड हो जाए ये फॉर्म कि इतना ही मुझे चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एरिया निकालने हैं एक तरह से हम लोग जब इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो इस वाले केस में ये लोअर लिमिट यानी कि जो लोअर वैल्यू होती है वो नीचे, और अपर वैल्यू यानी कि कहाँ से कहाँ तक, जहाँ से स्टार्ट होता है वो लोअर लिमिट बोली जाती है, और ये अपर वैल्यू है अपर लिमिट बोली जाती है। ये आपके पास हो जाएगा। तो इस केस में इसे रेक्टेंगल फॉर्म में रखना पड़ता है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से इसको रखना पड़ता है। अब आप इसका क्या करिएगा, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। इसका इंटीग्रेशन आप कर देंगे जब, तो इसको तो आप जानते हैं ये आ गया। अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू का गैप जो है, डिफरेंस जो है वो यहाँ से आप निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं आप, मैं इधर लिख रहा हूँ उसको, अपर वैल्यू x के प्लेस पे रखिएगा माइनस फिर लोअर वैल्यू रख दीजिए आप उसके प्लेस पे, इस तरीके से कैपिटल F है। जैसे ही आप ब्रैकेट खोलेंगे तो एफ बी माइनस एफ ए आपका बन जाएगा, और ये सी वाला पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास है, ठीक है। तो इसी को आप बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। मतलब आपने किसी फंक्शन का अगर a से b के बीच निकालना है इस तरीके से, तो आप क्या करेंगे, एफ बी माइनस एफ ए डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात आती है लिमिट एज सम की। लिमिट एज सम का मतलब है कि आप इसके हिसाब से, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँगा, ध्यान से देखते जाइएगा। बातें वही बताऊँगा सारी, लेकिन थोड़ा सा इजी वे लेने की कोशिश करता हूँ। ए से b के बीच ये आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन का ग्राफ है। आप इसके बीच में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस कर दीजिए, ये बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस। तो इन पीसेस में एक पीस की लेंथ को आप dx या h मान लीजिए, ठीक है। और इस तरह से इसके बीच में आपने n पार्ट कर दिए। कितने पार्ट कर दिए, n पार्ट। तो ये जो गैप होगा, ये गैप होगा b माइनस ए, लेकिन आप मान रहे हैं कि भैया h जो एक पीस के लिए है ना विड्थ, ये जो विड्थ आप मान रहे हैं ये आपकी h है, जिसे डेल्टा x भी आप कह सकते हैं, डिफरेंस ऑफ x एक तरह का। ये NH हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये NH, ठीक है जी। तो ये NH हमें थोड़ा सा याद रखना है। अब यहाँ से अगर मैं n निकालना चाहूँगा तो क्या आएगा, b माइनस ए अपॉन एच, और अगर h निकालना चाहूँगा तो b माइनस ए अपॉन n। अब यहाँ पर दो बातें, h जो है, h आपका 0 तक यानी कि छोटे छोटे पीसेस हैं, तो n इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर, क्या हो जाएगा, n इन्फिनिटी। क्या बहुत छोटे छोटे बहुत सारे पीसेस बना रहे हैं, ये जो छोटे छोटे पीसेस आप बना रहे हैं ना, ये वाले, ये बहुत छोटे छोटे हैं जिनकी बीच की विड्थ जो है वो h है। h आपकी टेंड टू 0, तो s इसके लिए आपको n इन्फिनिटी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो लिमिट एज सम के हिसाब से मैं जब एक पार्ट का निकालूंगा, ये एक पार्ट का निकालूंगा, तो y1 हाइट मान लीजिए, और इसे लिखोगे क्या, आप डेल्टा x लिखोगे, ठीक है। ऐसे ही y2 वाले के लिए फिर वही डेल्टा x, y3 के लिए भी आपका ऐसे ही डेल्टा x, ऐसे आ जाएंगे। ये इस तरह से आएंगे सारे एरियाज। ये छोटे छोटे जो रेक्टेंगल बने हैं ना, उनका सबका एरिया आप इस तरीके से निकाल देंगे। इसमें से आपको मालूम है dx आपका कॉमन हो जाएगा, फिर ये y1 y2 y3 ऐसे yn तक जितने पीसेस आपने बनाए हैं, ये yn तक इसी तरीके से बेटा प्लस होते चले जाएंगे, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन का साइन रहेगा। अब y1 क्या था, y1 तो ये है जिसे आप fa कहेंगे। y का मतलब हाइट होती है, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स है, तो जब आप a रखोगे तो वो fa बन जाएगा, इसे y1 कह दिया। y2 क्या होगा, अब इसमें देखो आप ध्यान दें, ये जो अगले वाला होगा हाइट, ये वाला, जैसे मैं दो के बीच बात कर रहा हूँ, इस वाले को a लिया था, इसे आप देखेंगे तो a प्लस एच होगा, तो ये जो हाइट बनेगी यहाँ पे ये एफ ए प्लस एच बन जाएगी।
तो इसका मतलब y2 के लिए a प्लस एच का इस्तेमाल होगा, y3 के लिए a प्लस 2h, क्योंकि 2f यूज़ हो जाएंगे। अगले वाले पे जब जाओगे आप, मान लो यहाँ पहुँचे तो ये a प्लस 2h होगा, क्योंकि h यहाँ से ऐड होगा, h यहाँ से, टोटल 2h ऐड होगा। इसी तरह से आपका अगला बनेगा क्या, a प्लस 3h, a प्लस 4h, 5h, ऐसे बनते जाएंगे। तो आप इसे क्या लिखेंगे, इसे आप लिखेंगे क्या, इसे लिखेंगे आप y, ध्यान से देखिएगा, इसे f लिख लीजिए, एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, इस तरीके से आप जाएंगे। लेकिन अब पंगा फंस गया, क्या पंगा क्या फंसा भाई, पंगा ये फंस गया कि आपके पास ये जो एफ ए प्लस एच ये सब हैं, इनमें h आ गया ना, तो h क्या लोगे आप, लिमिट 0, तो n क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी होंगी। अब इसी को लेकर के मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्मूला क्या बन के आने वाला है। ये देखिएगा, ये आप देखिए ध्यान से, अगर आप a से b तक डायरेक्ट fx निकालना चाहते हैं, जैसा कि मैं उसमें बोल रहा था कि ऐसे a से b के बीच हो रहा है, तो ये छोटे छोटे रेक्टेंगल्स के सम के इक्वल होगा। वो कौन कौन से होंगे, एफ ए एफ बी, ऐसे। तो ये इंटीग्रेट पार्ट में मैं लेके चला जाऊंगा उन सबको। और एक होता है ये आपका लिमिटिंग वैल्यू, अगर h0 आप ले लो, h0 या n इन्फिनिटी, उस केस में आप इसे क्या लिखोगे, एफ ए प्लस एच, मतलब ये देखो एफ ए प्लस एच, ऐसे लगोगे एन टर्म तक, एन टर्म, ये लास्ट में एन टर्म है, nth टर्म है, याद रखना। अब अगर मैं इसे h में रखता हूँ तो h0 रखूँगा, लेकिन मैं बात कर रहा था कि अगर n ले जाऊँ तो n इन्फिनिटी ले जाना पड़ेगा, और n इक्वल टू क्या होगा, b माइनस ए अपॉन एच, n क्या होगा, b माइनस ए अपॉन एच। ये चीज़ यहाँ आपको ध्यान रखनी है इस तरीके से। तो ये आपको लिमिट के कंसेप्ट में लेके जा रहा है इस तरीके से। मैं फिर से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं fx निकालना चाह रहा हूँ 0 a से b के बीच, तो एक तो मेरे को डायरेक्ट कंसेप्ट पता है, लेकिन लिमिट एज सम का मतलब है छोटे छोटे पीसीज में उसको करना, जो कि एफ ए से जाएगा, a प्लस एच से जाएगा, एफ ए प्लस 2h से जाएगा, इस तरीके से जाएगा, और इसमें h कॉमन होगा और h की वैल्यू लिमिट में 0 होगी। ये h रखोगे आप b माइनस ए अपॉन एन, तो n बाहर आ जाएगा और लिमिट n टेन टू ये आपके पास हो जाएगा n टेन टू इन्फिनिटी, और बाकी ये कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा ये। और मैं बताऊंगा यहाँ पर AP लगेगा जब टर्म आपकी पॉलिनोमियल टाइप की होंगी। पॉलिनोमियल मतलब जब आपकी लीनियर पॉलिनोमियल फॉर्म होंगी तो आपको लगाना है AP, और जब एक्सपोनेंट में चलेगा e की पावर या a की पावर में, तो आपको लगाना पड़ेगा GP, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो कि 11th में हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो मेरे को लगता है ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। यहाँ आपको ध्यान से देखिएगा, ये लिमिट बोल रहा है a से b, आप इससे कंपेयर करेंगे ताकि आपको हर चीज़ पता चल जाए कि है क्या। तो यहाँ से मैं कंपेयर कर रहा हूँ इसको और इसको, ठीक है, इसको कंपेयर करोगे, a0 हो जाएगा, b2 हो जाएगा, और फंक्शन क्या होगा, fx हो गया x² प्लस 1। अब इन्होंने h निकाला, h क्या होता है, b माइनस ए अपॉन एन, तो b माइनस ए करोगे जब यहाँ पर, तो 2 माइनस 0 आपका 2 बनेगा। अब इसका आप निकालना चाह रहे हो तो ये आपको इस फॉर्म में लिखना है। ये क्या है, एफ ए प्लस एच, ए प्लस 2h, इस तरह से लिखा है क्योंकि h की वैल्यू ये है, और a कितना है आपका 0। तो जब ये आप यहाँ a की वैल्यू रखोगे ना तो वो सब तो 0 हो जाएगा। तो क्या बचा, f0 का मतलब क्या है, f0 का मतलब है 1। अब आपको क्या करना है, आपको f0 वगैरह ये सब वैल्यूज़ रख करके वैल्यू बतानी है पॉलिनोमियल फॉर्म में रख करके। जो पॉलिनोमियल का मतलब ये जो चीज़ दे रखी है इसमें रखना है और इसको सिंपल बना के दिखाना है। ठीक है जी, चलो अभी देख के चलते हैं। अभी देखते हैं हम लोग यहाँ पर वैल्यू रख करके, ये देखिएगा f0 ये। अब f0 जब यहाँ जाएगा तो आपका 1 बचेगा, ये रहा। फिर ये रखोगे तो ये देखो इसके प्लेस पे ये होल स्क्वायर जाएगा और +1, ये जो +1 है बाद में लिखना है सभी के साथ ऐसे। फिर ये जाएगा, ये रहा, ऐसे ही n टर्म्स तक जाएगा। इसके बाद आप इसके बाद देखिएगा जो n टर्म्स हैं उनमें से 1 1 1 1 तो अलग कर लो n टाइम। आप ये जो 1 देख रहे हैं ना, ये 1 तो n टाइम अलग कर लो, ठीक है। और ये जो ये टर्म थी ये आप टर्म अलग कर लो और n स्क्वायर निकाल लो बाहर। अब ये मुझे मालूम है,
ये सिग्मा एन स्क्वायर का कंसेप्ट था मेरे को याद कुछ इस तरीके का, ये 2n+1, ये ध्यान रखना 2n+1 होता है, ये मेरे को मालूम है। लेकिन ये कब होता था, ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसे होता था ना। इसका मतलब इसमें आपको लास्ट में +1 -1 करना है, तो ये प्लस तो इनके साथ चला जाएगा, ये -1 रह जाएगा। तो आप इन्होंने n-1 टर्म लगाया, क्या लगाया इन्होंने, n-1 टर्म टाइप का। तो इन्होंने क्या करा, इस चीज़ को तो n लिख लिया भाई, 1 1 1 1 n टाइम ऐड करोगे तो n बन जाएगा ये सारा, ठीक है। और इस चीज़ को इन्होंने 2 कॉमन लेकर के इस तरह से n-1 बनाया। फिर इन्होंने n-1 टर्म का निकाला, सिंप्लीफाई किया, यहाँ पहुँचे। अब ये चीज़ से ये क्यों लिख रहा हूँ मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि n है इन्फिनिटी, लेकिन अगर 1/n बनाओगे तो वो 0 हो जाएगा। ये बात बहुत ज़रूरी है समझनी कि जब n की वैल्यू कितनी है, जब n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। कब, h 0 पे थी ना, तो n की वैल्यू अगर इन्फिनिटी है तो 1/n आपका 0 हो जाएगा, 1/n क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब इन्होंने ये 1/n बना दिया है, इस n को अंदर ले गए साथ में, तो एक n इसके साथ गया और एक n इसके साथ गया, तो ये अलग अलग दोनों n एडजस्ट हो गए। अब n की वैल्यू 1/n की वैल्यू इन्होंने 0 रख दी, 0 रखते ये दोनों पार्ट खत्म हो गए, ये 1 बचेगा, ये 1 बचेगा, उसको सिंपल बनाया है, ये यहाँ का आंसर बन जाएगा। इस बात को ध्यान से रखेंगे क्योंकि 1/n इन्फिनिटी होता है, ये बात याद रखनी है, 1/n 0 हो जाएगा, ये बात याद रखनी है। अब मैं कह रहा था कि जब एक्सपोनेंट फॉर्म होगी इस तरीके की तो जीपी का इस्तेमाल होगा, ठीक है। अभी देखते हैं, मुझे यहाँ पे पता चला कि भैया a 0 है, b 2 है और h जो होगा वो होगा 2/n, और अगर n लिखोगे तो 2/h, दोनों बातें क्लियर। अब इन्होंने ये f0 fa प्लस h fa प्लस h a+2h a+3h ऐसे रखते गए ना n तक, b माइनस ए बाहर ले लिया, n इन्फिनिटी के लिए लिमिट लेते हुए 1/n बाहर। अब आप देखिएगा ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इन्होंने जो लिखा है e⁻0 ये होता है 1, क्या होता है ये 1, तो a r⁻n/r-1 ये मेरा सम है Sn gp के लिए। क्या है ये, सम ऑफ n टर्म्स gp के लिए। ये जो gp यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है, इस gp की आप इसके अकॉर्डिंग वैल्यू रखिएगा r को। अब देखिएगा ये होता है r की पावर n, तो r तो यहाँ देखो, यहाँ e की पावर में आप 2/n देख रहे हैं, जो हर बार 2/n बढ़ता जा रहा है, देखो 2/n तो ये होगा जब r की पावर n करोगे तो e की पावर 2n/n बन जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, जो कि यहाँ दिख रहा होगा। नीचे आएगा r-1 और इस r की जगह आएगा n/2/n, क्या आएगा 2/n, क्योंकि ये 2/n था ना, 2/n था, ये नीचे 2/n-1 आ जाएगा, ये रहा। अब आप जानते हैं कि e की पावर x/x जो है ये 1 होता था अगर लिमिट x टेंड टू 0 होती है। ये 11th क्लास में और 12th में आपके कंटिन्यूटी में भी यूज़ हुई हैं ऐसी चीज़ें। तो ये लिमिट आपकी अब मुझे यहाँ बनानी है। उसे बनाने के लिए ध्यान देंगे कि ये जो 1/n था, यहाँ पर आपके पास जो 1/n था ये वाला, इस वाले 1/n को इन्होंने नीचे पहुँचाया और 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी, ताकि इस पार्ट को मैं 1 लिख सकूँ। यहाँ देखिएगा ये 1 लिख दिया, तो ये पूरा पार्ट 1 हो गया, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो e² - 1 बचेगा। क्या बचेगा, e² - 1, ठीक है जी। 7.8 एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको सीधा फॉर्मूला लगा करके और सीधी AP की बात करनी है, इसकी बात करनी है AP की। सेम यहाँ होगा, यहाँ आप बिल्कुल एग्जाम्पल में x² वाला करा था। आप एक चीज़ ध्यान रखना, आपको 3 क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, इन तीनों क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लेना, इसी पे बोर्ड का आपका क्वेश्चन पेपर बन के आ सकता है। एक क्वेश्चन मैं इसे कहता हूँ, एक मैं ये बोल रहा हूँ, और एक मैं कहता हूँ या तो इसे तैयार कर लेना या इसे, ये और ये और करके लिख दिया मैंने, इन दो में से एक। मतलब एक आपको लीनियर तैयार करना है, एक आपको क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन तैयार करना है, और एक आपको एक्सपोनेंट वाला है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, इसी में से एक क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है।
तो मैं मानता हूँ यहाँ पर और इन सभी क्वेश्चंस में सबसे पहला काम है मुझको ए ढूंढना, दूसरे नंबर पे बी ढूंढ लेना, फिर b माइनस ए अपॉन एच करके n की वैल्यू निकालना, और फिर फाइनली AP और GP का इस्तेमाल करके लिमिट एज सम पे वैल्यू लिख देना। ठीक है भाई, तो ये लिमिट एज सम के क्वेश्चंस आप ऊपर जो एग्जाम्पल था